दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज 18 का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। मैं हूं विशाल और हमारे साथ हमारे वरीय सहयोगी है, हमारे सीनियर साथी हैं अभय जी। अभय जी, आपका बहुत पहले इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं। और अभय जी, आज दरअसल हम बात इस पर करेंगे कि पूरी दुनिया की जिस पर नज़र है, अभी हमने देखा कि हाल में जिस तरह से रशिया और यूक्रेन, फिर हमने देखा कि बीच में हालात बन गए थे हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच। लेकिन ये जो ईरान और इजराइल के बीच ये जो तनाज़ा है, ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये कॉन्फ्लिक्ट अब ऐसा लग रहा है कि फुल फ्लेज्ड वॉर में तब्दील हो गया है। लेकिन इसके कई स्टेप्स हैं, यानी 3 से 4 दिन 5 दिन ये अब ऐसे मोड़ पे चला गया है कि ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं इसमें एक दोनों जो देश है, चाहे ईरान या फिर वो इसराइल, उनको किसी मसीहा की जरूरत है। वो मसीहा कौन हो सकता है? कुछ उम्मीद ऐसी लगाई जा रही थी कि G7 की बैठक हो रही है कनाडा में, उस बैठक से हो सकता है कि कुछ वहां पर कुछ एक कॉन्क्रीट बात सामने आ जाए। लेकिन जो स्टैंड इसराइल ने लिया है, इसराइल को लगता है कि उसके वजूद के लिए ईरान का जो जौहरी प्रोग्राम है, न्यूक्लियर प्रोग्राम, वो खतरा है। और ईरान का यह कहना है कि चूंकि इसराइल ने हमारी सॉवरेनिटी पर हमला किया है तो हम अब जवाब देंगे। और ईरान लगातार जवाबी हमले कर रहा है। हम ये देख रहे हैं कि जवाबी हमले में ईरान कहीं से पीछे नहीं है। वो इसराइल, जिसको कि ऐसा समझा जाता था कि वहां पर कोई हमला नहीं कर सकता, उसके पास हाईटेक टेक्नोलॉजी है, आयरन डोम है और पता नहीं क्या क्या चीजें हैं, इन सब के बीच अब जो स्थिति बन गई है, दोनों तरफ से नुकसान भी हुआ है, लेकिन स्थिति यह बन गई है कि ईरान कहीं ना कहीं झुकने को तैयार नहीं है। ईरान के जो आयतुल्लाह ख़मेनी है, वो ये कह रहे हैं कि मेरी जान की कोई वक़्त नहीं है, मेरी जान कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है हमारा अकीदा, इंपॉर्टेंट है हमारी सोच, इंपॉर्टेंट है हमारे लोगों की हिफाजत, हमारा तहफ़्फ़ुज़, हमारा हक, हमारा अधिकार। इन सब के बीच अभय जी, आप क्या देख रहे हैं? क्या ये युद्ध, अभी ये वॉर, ये आगे लंबा खिंच जाएगा, या जो डोनाल्ड ट्रंप का जो रिमार्क्स है, उसके कई तरह के डायमेंशंस हैं, उसको आप बताएं, क्या है सिचुएशन? देखिए, इसमें अगर सीधे सीधे कहें तो मेरा ये मानना है कि इजराइल जो लड़ाई लड़ रहा है वो अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहा है, या फिर कह लें उसके मन में डर है कि अगर ईरान के पास न्यूक्लियर आर्मामेंट हो जाता है तो उसके वजूद पर खतरा है, और ये साफ है जी। वहीं ईरान जो है वो अपने उसूलों की लड़ाई लड़ रहा है। वो कह रहा है कि हमारा ये कहना है कि हमारी कंट्री है, हम इंडिपेंडेंट हैं, हम एक पीसफुल कॉज के लिए जी हम अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम्स को लेके आगे चल रहे हैं, तो इसमें किसी को क्यों कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। और इसी बात पर कायम है ईरान। और जहां तक बात है उसके ऊपर इसराइल के अटैक की जी, तो आप देखेंगे कि ये पूरा का पूरा मामला परसेप्शन पर बेस्ड है। क्योंकि अभी देखिए, तुलसी गाबार्ड हैं जो नेशनल इंटेलिजेंस के हेड हैं यूएसए की, उन्होंने सिर्फ 3 महीने पहले कहा था कि हमारे पास ऐसा कोई कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं है जिसमें हम लोग ये कह सकें कि ईरान न्यूक्लियर आर्सेनल बना रहा है, न्यूक्लियर आर्म्स को डेवलप कर रहा है। और पूरे इस बात, बस उनके पास जो सबूत थे यही थे कि नातांज में 60% यूरेनियम एनरिचमेंट की कैपेसिटी उन्होंने अचीव कर ली ईरान। लेकिन मैं आपको यहीं पर रोकना चाहूंगा। आप अभी कह रहे हैं कि तुलसी गाबार्ड ये कह रही है। जब तुलसी गाबार्ड का ये कहना है, अमेरिका की हाई प्रोफाइल वो एक पोजीशन पे है, जब वो ये मानती है, तो फिर नेतन्याहू को क्यों लगता है कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर अपनी जो डेवलपमेंट है उसको इस हद तक ले गया है कि किसी भी तरह वो न्यूक्लियर हथियार बना लेगा? बेसिकली इसराइल के साथ क्या है, जैसा हमने कहा कि वो उसके लिए एग्जिस्टेंस का सवाल है। उसके मन में कहीं भी अगर ये डाउट आता है कि उसके ज्वाइनिंग जो कंट्रीज हैं, जो उसके एडवर्सरीज हैं, उनके पास अगर ये कैपेबिलिटी हो जाती है कि वो न्यूक्लियर आर्म्स को डेवलप कर सकें, अपनी टेक्नोलॉजी के साथ, अपने साइंटिस्ट के साथ उसको बना सकें, तो वो ऐसा होने नहीं देगा। तो हमेशा से इसराइल के मन में ये तो आज ओपन वॉर आज हो रही है जी। आप याद करिए, पिछले 20 सालों से जब भी किसी तरीके के न्यूक्लियर प्लांट का काम करना चाहे ईरान ने, तो इसराइल ने उसमें अड़ंगा डाला है। कभी उसके साइंटिस्ट को मारा है, कभी वो ऐसी कंपनीज बना के वो रखते हैं जिनसे कि अगर सप्लाई जाए ईरान में, तो वो जो कंपोनेंट्स होते हैं जी न्यूक्लियर प्लांट के, हाँ, वो फर्जी उनके पास भेज देते हैं। या फिर उसके बाद ये होता है कि अमेरिका के प्रेशर में, और जो कई यूरोपियन कंट्रीज हैं जिन्होंने न्यूक्लियर डील की बात की थी, वो सब मिलकर इसराइल के ऊपर, ईरान के ऊपर प्रेशर बनाते हैं कि वो न्यूक्लियर प्लांट की तरफ बढ़ ही नहीं पाए। लेकिन एक सवाल मेरा यहां पर यह होगा कि आपने अभी तुलसी गाबार्ड का नाम लिया, मुझे याद आ रहा है कि खुद डोनाल्ड ट्रंप ने भी ऐसे इशारे बीच में दिए थे। उनका भी कहना था कि मेरा मानना है कि ईरान के पास वो न्यूक्लियर जो है, हम जो एक फियर है वो नहीं है। कुछ इशारा उन्होंने दिया था। हालांकि मैंने पहले भी कहा कि डोनाल्ड ट्रंप के बयान कई मौकों पर कई अलग अलग तरह के बयान आते रहे हैं। ट्रंप के बयान इतने बदलते रहते हैं कि आपको याद रखना मुश्किल हो जाएगा कि किसी मुद्दे पर मार्च में उन्होंने क्या कहा था और अप्रैल में क्या कहा था। इवन विद इन वीक्स उनके स्टेटमेंट बदल जाते हैं। तो आपको यह समझ में नहीं आएगा कि दरअसल ट्रंप का स्टैंड किसी भी इशू पर है क्या।
तुलसी गाबार्ड वाले मामले के बाद जब तुलसी गाबार्ड ने कहा कि उनके पास एविडेंस नहीं है, तो उन्होंने सारी बातों को धता बताते हुए सबको खारिज करते उन्होंने कहा कि नहीं, मेरा तो ये मानना है कि ईरान न्यूक्लियर आर्म्स डेवलप करने के काफी करीब पहुंच चुका है। और उनका ये स्टेटमेंट ही इशारा था इसराइल के लिए कि उनके ओपनली, हालांकि ट्रंप ने ये कहा था कि इसराइल को ईरान के ऊपर अटैक नहीं करना चाहिए और डिप्लोमेटिकली हम लोग इस इशू को सॉल्व कर लेंगे, लेकिन उसके बाद जो स्टेटमेंट दिया ट्रंप ने, वो इसराइल के लिए एक इग्निशन पॉइंट था कि वो आगे बढ़ के वो ईरान के ऊपर अटैक कर दे। लेकिन अब मेरा सवाल यहां पैदा ये होता है कि ईरान ने खुद से हमला नहीं किया, हमले की शुरुआत इसराइल ने की। इसराइल ने न सिर्फ यह कि हमला किया, बल्कि इसराइल की, ईरान की जो मिलिट्री की टॉप लीडरशिप थी उनको निशाना बनाया, उनको हलाक कर दिया, उनकी मौत हो गई। साथ ही साथ ये कि जो न्यूक्लियर जो सेंटर्स हैं ईरान के, उस पर भी उसने निशाना साधा। उसके अलावा कई, यानी कि तेहरान में भी अटैक हुआ। तो हम ये आपसे जानना चाहते हैं कि ये हम किस दौर में जी रहे हैं? ये अगर 21वीं सदी है तो क्या इस दौर में, क्या इस बात की किसी को खुली आजादी है कि वो किसी भी दूसरे मुल्क पर जब चाहे हमला कर दे? बिल्कुल, ये हुआ ये है, जैसा मैंने आपसे कहा, ये इसराइल के लिए क्वेश्चन ऑफ एग्जिस्टेंस है। जैसे उसको लगेगा कि मेरे होने न होने का सवाल आ गया, तो भले ही वो उस बात में जितनी सच्चाई हो ना हो, उसको खतरा महसूस होगा तो उसके ऊपर वो एक्शन लेगा। इसीलिए इसराइल ने पहला जो हमला बोला वो नतांज के ऊपर किया। नतांज उनका बहुत बड़ा न्यूक्लियर प्लांट है। तो ये जब आप किसी कंट्री के ऊपर इस तरीके से अटैक करते हैं तो रिटेलिएट करेगा। और आप देखिए जिन चीज़ों से हमला किया जा रहा है, जैसे आप, इसराइल ने टारगेटेड नतांज के ऊपर अगर अटैक किया, ईरान ने उधर से बैलिस्टिक मिसाइल्स दागी इसराइल के ऊपर। अब बैलिस्टिक मिसाइल्स के साथ ये होता है कि वो एक बार उसको फायर करने के बाद उसके डायरेक्शन को चेंज आप नहीं कर सकते हैं, जो कि आप हाइपरसोनिक मिसाइल्स में ये फैसिलिटी आ जाती हैं उसके बाद। तो जितनी बैलिस्टिक मिसाइल्स आई हैं वो वहां से टारगेट करके मारेगी किसी खास जगह को, और उसके बाद उसमें बदलने का चांस नहीं था। उसमें कई को इंटरसेप्ट भी कर लिया गया, कॉम्परेटिवली आसान है उसको इंटरसेप्ट करना। तो आयरन डोम ने इसको इंटरसेप्ट किया। लेकिन जब वहां से वो चल पड़ी मिसाइल और आके गिरी, तो फिर उसके बाद उसके लिए ये देखना पॉसिबल नहीं होता कि ये कि सिविलियंस इलाके पर गिर रही है। लेकिन मेरा सवाल अब यहाँ पे ये है, अबे जी, सवाल मेरा यहाँ पे ये है कि ये सबको पता है, अगर आप कुछ और विस्तार से बता दें हमारे दर्शकों को, कि ईरान एक तरफ कहीं ना कहीं अकेला दिख रहा है, दूसरी तरफ इसराइल, कहने को इसराइल अकेला लड़ रहा है, लेकिन क्या ये वाकई इसराइल अकेला है? मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा इस पर आप रोशनी डालें। दूसरी बात ये कि जिस अज़्म के साथ और जिस डेटरेंस के साथ ईरान अड़ा हुआ है कि हम अब पीछे नहीं हटेंगे। आयतुल्ला खामनेई का यह स्टेटमेंट आया उनके हवाले से कि जंग की शुरुआत हमने नहीं की है, लेकिन जंग खत्म कब होगी ये हम तय करेंगे। देखिए, ईरान के साथ बिल्कुल साफ है कि वो अकेला लड़ाई लड़ रहा है, और लड़ भी इसीलिए रहा है वो कि जब हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। हमने डिक्लेयर कर रखा है कि हम इसके, जो हमारा जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, वो उसका जो मकसद है वो पीसफुल है। तो ईरान के सामने ये है कि अगर हम अपनी कंट्री में अपनी मर्जी से काम नहीं कर सकते हैं तो फिर हमारे होने न होने का मतलब क्या हो जाता है। इसीलिए ईरान ने ऐलान कर दिया है कि अगर इसराइल नहीं हमले रोकता है तो हमारी तरफ से जवाबी कार्रवाई होती रहेगी। और पिछले 3-4 दिनों में हमने देखा भी है कि ईरान कहीं से भी कमज़ोर नहीं पड़ रहा है। दोनों के जो आर्सेनल है उसकी क्वालिटी को आप देखें तो इसराइल के पास फाइटर जेट्स हैं जो बहुत ही एडवांस हैं, लेकिन ईरान ने पिछले एक दशक में जो किया है यही किया है कि उसने बहुत क्वालिटी वाली मिसाइल्स इकट्ठा की हैं। और कहा यह जा रहा था कि 2030 तक 2 से 3 हजार मिसाइल्स, 15 से 20 हजार मिसाइल्स इकट्ठा करने का उसका प्लान है ईरान का। तो ईरान ने तैयारी इसीलिए की थी कि अगर हमारे ऊपर हमला होता है ऐसे किसी, क्योंकि कोई आज का डेवलपमेंट नहीं है वैसा, ये डेवलपमेंट, इसराइल और ईरान की अदावत बहुत पुरानी है, और ईरान को भी पता है और इसराइल को भी पता है कि जिस दिन ये ओपन हो जाती है वार दोनों के बीच में, तो इसका डायमेंशन बहुत वास्ट होने वाला है। अब मेरा सवाल आपसे ये होगा कि देखिए, ये हम सब जानते हैं कि इसराइल नाटो का हिस्सा है। इसराइल के जो उसके साथी हम कह लीजिए जो मुल्क हैं, उसमें आप जर्मनी भी है, उसमें ब्रिटेन भी है, उसमें फ्रांस भी है, उसमें जो है अमेरिका तो है ही है, तो इन सब के बीच टर्की भी है। तो इन सब के बीच आप देखिए कि ईरान के आसपास के जो इवन जो इस्लामिक कंट्रीज है या सो कॉल्ड मुस्लिम देश हैं, चाहे वो उर्दन हम की बात कर लें, चाहे इराक की बात कर लें, वहां पर या तो सीधे सीधे अमेरिका की या जो G7 के बाकी देश
देश है, उनके बेसिस हैं। तो इसराइल को इन तमाम जगहों से सपोर्ट मिल रहा है, जबकि ईरान को कोई ऐसा सपोर्ट नहीं है। ईरान को अगर अपने मिसाइल छोड़ने पड़ते हैं, दागने पड़ते हैं, तो सबसे पहले वो इराक की एयर स्पेस के ऊपर से गुजरता है, वहां पे अमेरिका का जो बेस है वो उसको मार के गिरा सकता है। उसके बाद अगर आगे बढ़ता है तो जॉर्डन आ जाता है, जॉर्डन जो है वो इंटरसेप्ट कर रहा है, वो मार गिरा रहा है। इन सब को भी अगर वो पार कर लेता है, तब जाकर के फिर उसका सामना जो है वो आयरन डोम से होता है, मिसाइल इंटरसेप्टर्स होता है। तो इतनी बाधाओं के बाद भी अगर ईरान 2000 किलोमीटर दूर लगभग अगर वो इतनी घातक जो है वो साबित हो रहा है इसराइल के लिए, और इसराइल में इतनी तबाही उसने मचा दी है, तेल अवीव में, हाइफा में और भी दूसरे शहरों में, यहां तक कि जो सेटलर्स कॉलोनी है वहां पर भी जो हमला किया है, तो क्या माना जाए कि ये इस ईरान की कहीं ना कहीं एक अंदरूनी कोई ताकत है या क्या है? कैसे ईरान कर पा रहा है? जाहिर तौर पर ईरान इसीलिए कर पा रहा है कि ईरान ने इसकी पूरी तैयारी की हुई थी, और ईरान को पता है कि जब मैं लड़ने जा रहा हूं इसराइल के खिलाफ, तो मैं सिर्फ इसराइल के खिलाफ नहीं लड़ रहा हूं जी। और इसराइल ने भी जब हमला किया ईरान के ऊपर, तो इसराइल को भी पता है कि शुरुआत भले ही मैं अकेला कर रहा हूं, लेकिन मेरे पीछे से बैकअप अमेरिका के साथ साथ उन सारी कंट्रीज का है जिन्होंने ऐलान कर रखा है कि ईरान एक विलेन स्टेट है। वो न्यूक्लियर प्रोग्राम चला रहा है जो कि इंसानियत के खिलाफ है, ऐसा उनका मानना है। ऐसा उन्होंने एक विजन दुनिया के सामने रखने की कोशिश की है। तो दोनों के मन में यह साफ है कि मेरी लड़ाई किससे होने जा रही है और मेरे साथ कौन खड़ा है। ईरान के मन में यह साफ है कि मेरी लड़ाई होने जा रही है इसराइल से, मैं अकेला हूं, लेकिन इसराइल के पीछे कई बड़े ममालिक हैं जी। वहीं इसराइल को पता है कि मैं शुरुआत अकेला कर रहा हूं, लड़ना मुझको सिर्फ ईरान के खिलाफ है, लेकिन अगर एक ऐसी सिचुएशन आती है जहां मैं कमजोर पड़ूंगा, तो मेरे पीछे 6-7 ऐसे मुल्क खड़े हैं जो भले ही ओपनली ये कहें कि इस लड़ाई को खत्म होना चाहिए, डिप्लोमेटिकली इश्यूज को सॉल्व होना चाहिए, लेकिन अगर मिलिट्री ही एक्शन इसका सॉल्यूशन है तो मेरे साथ हैं। जी, मेरा अगला सवाल अब आपसे ये होगा, अभी आप क्या देख रहे हैं? एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप यहां तक कह चुके हैं कि तेहरान खाली करो, वैकेट तेहरान, ये डोनाल्ड ट्रंप का कहना है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि वैकेट तेहरान। उसके बावजूद हम ये देख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ईरान को पूरी तरह से आत्मसमर्पण करना पड़ेगा। इन सब के बावजूद क्या आपको लग रहा है कि ईरान झुकने के लिए तैयार है? देखिए, ईरान झुकने के लिए तैयार बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इस अटैक के पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था कि अगर ईरान हमारे बेसिस पर अटैक करता है या ईरान न्यूक्लियर डील साइन नहीं करता है तो उसको अंजाम भुगतना पड़ेगा जी। तो ऐसे थ्रेट्स देते रहे ट्रंप, इन सब के बावजूद ईरान न सिर्फ खड़ा रहा, अपने स्टैंड पर टिका रहा, बल्कि इसराइल ने जब उसके ऊपर अटैक किया तो उसने पूरी पावर के साथ रिटेलिएट किया है। अब जहां तक बात है ट्रंप का जो रोल इसमें आ रहा है, वैसा जी। ट्रंप ने G7 की मीटिंग बीच में छोड़ के वो वापस पहुंचे जी। और उसके पहले ही उन्होंने कहा कि एक जो सिचुएशन रूम जिसको कहते हैं, या हम लोग जिसको वार रूम के तरीके समझते हैं, अपने सारे जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स हैं उनको भी बोला कि आप वहां पर आकर रेडी रहिए। ये वहां गए हैं, और साथ ही साथ उन्होंने अपने ट्रूथ सोशल पर एक मैसेज भी फ्लोट किया है जिसमें वो बता रहे हैं कि मैं कुछ बड़ा करने वाला हूं। अब ये बड़ा करने वाले में दो चीजें हैं कि क्या ये बड़ा उनके लिए यह है, चूंकि हाल के दिनों में वो ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि दुनिया में जितनी ऐसी सिचुएशन, इमरजेंसी सिचुएशंस बन रही हैं, तो उसमें वो एक पीस डील करवाने वाले नेता के तौर पर उभरना चाह रहे हैं। जैसा भले ही उनकी भूमिका रही हो नहीं हो, इंडिया पाकिस्तान जो एक बीच में दौर चला पिछले महीने, 10 बार वो कह चुके अलग अलग मंचों पर। हाँ, उन्होंने इवन वहां के फेडरल कोर्ट में भी दलील दी, एक मुकदमा चल रहा था उनके सरकार के खिलाफ, तो उन्होंने कहा कि हमने भाई भारत और पाकिस्तान के बीच में डील करवा दी। उसी तरीके से बार बार ऐलान करते रहे कि यूक्रेन और रूस के बीच भी हम कोई ना कोई सॉल्यूशन लेके आएंगे। हालांकि पुतिन उनकी बात सुनते नहीं है बिल्कुल जी। तो एक उनके मन में ही है कि एक डील मेकर, पीस डील मेकर के तौर पर अपने आप को, चलिए आपकी बात मान लिया कि डोनाल्ड ट्रंप, एक रास्ता तो यह है कि वो किसी ना किसी तरह से ये दोनों के बीच में एक समझौता करवा दें, लेकिन मेरा सवाल अब ये पैदा होता है कि जिस ईरान को इस बात पे भरोसा आखिर कैसे होगा? वो ईरान को पता है कि ओमान में 6ठे दौर की बात होनी थी, अमेरिका के साथ वो 5 दौर की बात टेबल पर बैठ कर चुका था। तो जो अमेरिका एक तरफ ये कह रहा है कि हम बातचीत कर रहे हैं, उसी अमेरिका के बारे में ईरान का कहना है कि हमें पता है कि अमेरिका की मर्जी के बगैर इसराइल ऐसा हमला कर ही नहीं सकता। तो ईरान की नजर में तो अमेरिका ने अपना एतमाद, अपनी विश्वास खो दिया है। तो फिर कैसे डोनाल्ड ट्रंप ईरान को बना पाएंगे? बिल्कुल वही बात, और ये एक बात हो गई थी, और दूसरी बात जो रह गई थी अभी विशाल जी, ये कि अचानक उनका, हालांकि पहली बार नहीं है जब बीच में ही G7 की मीटिंग को छोड़कर ट्रंप चले गए हों। 2018 में भी उन्होंने ऐसा किया था, तब उनको किम जोंग से उनको मुलाकात करनी थी जी, तो इसलिए वो चले गए थे।
लेकिन अभी जो दूसरी पहली बात होगी कि पीस डील मेकर के लिहाज से, और दूसरी बात ये सवाल ये भी है कि जिस तरीके से उत्तर में हाइफा से लेके दक्षिण में इलाट तक इनकी ईरान की मिसाइलें पड़ रही हैं जी, तो और आयरन डोम को भेदते हुए निकल जा रही हैं, तो एक सिचुएशन ये भी मेरे लिहाज से ये बन रहा है कि कहीं अब इसराइल को लगता है कि बहुत ज्यादा हमले हो रहे हैं ईरान की तरफ से और हम उसको रोक नहीं पा रहे हैं, तो क्या ये मुमकिन नहीं है कि इसराइल फिर अपने आप को बचाने के लिए कहीं इसराइल न्यूक्लियर अटैक कर दे ईरान के ऊपर? चलिए, तो ये मुझे लगता है कि बहुत गंभीर सिचुएशन, बहुत गंभीर और क्या स्थिति बन जाएगी। और क्या इसके लिए ट्रंप भागकर पहुंचे अमेरिका? और अगर ऐसा होता है तो मैं सिर्फ जिक्र करता चलूं, चूंकि अब समय हो गया है, हम लगातार इस मौजू पर बात करते रहेंगे कि जो हमारा पड़ोसी देश है पाकिस्तान, उसने भी कह दिया कि अगर ईरान पर किसी तरह का न्यूक्लियर हमला किया गया तो फिर पाकिस्तान भी जो है वो अपने न्यूक्लियर बमों का इस्तेमाल कर सकता है। ये मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि यहां से एक नया चैप्टर शुरू हो सकता है, और उस नए चैप्टर में क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या चुनौतियां हैं, और साथ ही साथ ये कि अगर अमेरिका, अभी तो एक ही रास्ते में बात हो पाई कि अगर अमेरिका जो दोनों के बीच सुलह करवा दे, अगर सुलह वाला रास्ता नहीं होता, दूसरा रास्ता चुना जाता है, तो क्या स्थिति बनेगी? हम अगले एपिसोड में इस पर चर्चा करेंगे। और साथ ही यह कि क्या फिर जब ऐसी स्थिति बनती है तो फिर क्या ईरान अकेला रह जाएगा या उसके सहयोगी कई और हो जाएंगे? एक नाम अभी ले लिया था अभय जी आपने, किम जोंग का, उस पर भी चर्चा कर लेंगे। फिलहाल अभय जी, अपने दर्शकों से विदा लेने का समय आ गया है, तो आप बने रहे न्यूज़ 18 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, और लगातार इस पर हम अपडेट आपको साथ लेकर आते रहेंगे। फिलहाल हमें दें इजाजत।